विद्युत चुंबकीय तरंगें कक्षा 12 की फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल SM कोचिंग्स में। और आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें या विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण या विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख अभिलक्षण। अगर क्वेश्चन में इसमें से कुछ भी पूछ दे, अभिलक्षण पूछ दे, गुण पूछ दे, विशेषताएं पूछ दे, तो आपको यही सारी चीजें लिखनी है। नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें, यानी ऐसी तरंगें जिनमें विद्युतीय गुण भी विद्यमान है और चुंबकीय गुण भी विद्यमान है, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहेंगे। तो देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं या इसके क्या गुण हैं या क्या अभिलक्षण है। पहला गुण, इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। जो तरंगें होती हैं इनकी ऊर्जा दो क्षेत्रों में विभाजित होती है, पहला विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। इसीलिए इनको विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम भी दिया गया है। दूसरा क्या है? ये तरंगें त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। कोई आवेशित कण है और वो बहुत ही वेग से त्वरित है या त्वरित आवेशित कण है, तो वही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कर सकता है या उसी के द्वारा ये विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है ये तरंगें प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित हो सकती हैं। प्रकाश का एक गुण होता है परावर्तन और दूसरा गुण होता है अपवर्तन। ये दोनों गुण प्रकाश में देखे जाते हैं और ये दोनों गुण विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी देखे जाते हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के अधिकतर गुण प्रकाश के गुणों की तरह ही हैं। तो अगर आपको प्रकाश के गुण पता है, प्रकाश के अभिलक्षण पता है, तो आप इसके अभिलक्षण कुछ ऐसे हैं जो उसमें कॉमन है, आप उनको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया ये तरंगें प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित भी हो सकती हैं। परावर्तन और अपवर्तन दोनों गुण विद्युत चुंबकीय तरंगों में देखे जा सकते हैं। उसके बाद चौथा क्या है? इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, माध्यम कुछ भी हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें तरंगें चल रही हैं। संचरण मतलब तरंगों का चलना, संचरण मतलब तरंगों का चलना। और माध्यम, जिस माध्यम में या जिसमें वायु में या फिर निर्वात में या फिर जल में या फिर कांच में जिसमें भी तरंगें चल रही हैं उसको हम माध्यम की संज्ञा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। माध्यम नहीं है मतलब निर्वात है, निर्वात है तब भी ये तरंगें चल सकती हैं। प्रकाश भी ये काम कर सकता है। प्रकाश भी या प्रकाश की किरणें सूरज से पृथ्वी तक आती हैं और पृथ्वी से आप कुछ किलोमीटर ऊपर चले जाइए तो माध्यम खत्म हो जाता है। वायुमंडल, वायु जो कुछ भी है सब खत्म हो जाता है। वहाँ पर क्या बिल्कुल शून्य है, वहाँ पर कुछ भी नहीं, वहाँ पर निर्वात है। लेकिन फिर भी प्रकाश की किरणें वहाँ से पृथ्वी तक आ जाती हैं तो उनको भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनको भी चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम बोल रहे हैं हमारी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अगर दो जगह के बीच का माध्यम काट दिया जाए तो फिर हमारी आवाज़ इधर से उधर नहीं जा पाएगी। लेकिन इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद आ जाता है निर्वात में इनकी चाल 1/μ0 होती है, जो प्रकाश के वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। देखिए, निर्वात में इनकी चाल बिल्कुल प्रकाश की चाल की तरह ही होती है और वो किसके बराबर होती है? 1/μ0 होती है। अगला पॉइंट क्या है? निर्वात में इन तरंगों का वैद्युत, क्या लिखा है? निर्वात में इन तरंगों का वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात। तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र E हो गया तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र E हो गया। तो वही बता रहा है छठा पॉइंट कि निर्वात में इन तरंगों का वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि प्रकाश की चाल के बराबर है। तो ये हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ प्रमुख अभिलक्षण। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।